दोस्तों नमस्कार। यूकेपीएससी जेई के हम पीवाईक्यू कर रहे थे। ये पेपर सेकंड का पार्ट सेकंड है। 180 क्वेश्चन इसमें टोटल होते हैं और पार्ट फर्स्ट में करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने 33 क्वेश्चन आपको करवाए थे। देख सकते हैं आप, उसमें प्लेलिस्ट में पढ़ रखा है ये। और अब मैं करवा रहा हूँ 34 से शुरू करेंगे और ये जाएगा करीब, इसमें भी 35 के अराउंड टोटल या 40 तक जा सकता है क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कहाँ तक हैं इसमें। तो 34 से आज शुरू करेंगे। पेपर जो फर्स्ट था उसका मैं पूरा करवा चुका हूँ सॉल्व, 180 क्वेश्चन, और ये पेपर सेकंड है। तो चलिए आज इसका पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनंडेशन कैनाल्स सर्व ड्यूरिंग रेनी मंथ्स, विंटर मंथ्स, होल ईयर या 8 मंथ। जो इनंडेशन कैनाल होती है वो कब सर्व करती है, मतलब उसका फंक्शन क्या होता है मेनली। ठीक है, जो इनंडेशन कैनाल होती है आपका, जैसे फ्लड आ जाता है या रिवर में डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इनंडेशन कैनाल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रेनी सीजन में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। रेनी सीजन में क्या हो जाता है, डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, फ्लड के चांसेस उस टाइम पे ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा, लिखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। द ड्रॉ वाटर डायरेक्टली फ्रॉम रिवर्स ओनली व्हेन द रिवर वाटर लेवल इज़ हाई और फ्लडेड। ठीक है, तो वहाँ पे डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, इसको, पानी को, इनंडेशन कैनाल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। द लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इन इंडिया इज़ इन। ठीक है, द लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इन इंडिया इज़ इन। ठीक है, इंडिया के अंदर जो ट्यूबवेल इरिगेशन होती है वो लार्जेस्ट कहाँ पे होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कहाँ पे होता है, कौन से राज्य में होता है। पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पॉजेस द लार्जेस्ट नेट इरिगेटेड एरिया वाया ग्राउंड ट्यूबवेल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है पूरा। 36 पे चलते हैं। फॉर स्टीप लैंड इरीगेशन इज़ डन बाय, फॉर स्टीप लैंड इरीगेशन इज़ डन बाय बॉर्डर फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग या स्प्रिंकलर और ड्रिप। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन एग्ज़ाम के टाइम पे हुआ था कि स्टीप लैंड में फ्री फ्लडिंग भी हो सकती है। पर इसका जो एक्यूरेट आंसर जो आयोग ने भी दिया था, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, और स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंकलर इरीगेशन। ठीक है, चलिए irrigation frequency is the function of crop only, soil crop climate, soil crop climate या फर्टिलाइजर सॉइल क्लाइमेट ओनली। ठीक है, तो आपका इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है वो किसका फंक्शन है, क्रॉप का, या आपको कितनी इरिगेशन मतलब करनी है तो किस पे डिपेंड करता है आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सॉइल पे डिपेंड करता है एक, तो दूसरा क्रॉप पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी क्रॉप बोई गई है, और तीसरा डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अगर वहाँ पे रेनी सीजन होगा, ज़्यादा बारिश हो रही होगी, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। अगर वहाँ पे बिल्कुल ड्राई सीजन होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बन जाता है। सब इरिगेशन, ठीक है, अब सब इरिगेशन पूछ रहा है। सब इरिगेशन होता क्या है, इज सुटेबल फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, इज ऑल्सो नॉन एज सीपेज इरिगेशन, इज ऑल्सो नॉन एज बेसिन इरिगेशन, कैन नॉट बी यूज फॉर टोमेटोज़। ठीक है, तो जो सब इरिगेशन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इज ऑल्सो नॉन एज सीपेज इरिगेशन। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूकेपीएससी जेई के पीवाईक्यू हैं ये, 2023 में जो हुआ था उसके पीवाईक्यू हैं ये, जो अभी अभी जुड़ रहा है उसके लिए मैं बता दूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रम टेक्निक डिटरमाइंस, द ड्रम टेक्निक्स डिटरमाइन हाइड्रोलॉजी का ये क्वेश्चन है, हाइड्रो का। हाइड्रो में एक ड्रम टेक्निक्स होती है, वो क्या डिटरमाइन करता है, पीक रन ऑफ, इवेपो ट्रांसपिरेशन, रेनफॉल इफिशियंसी या इफेक्टिव रेनफॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इवेपो ट्रांसपिरेशन, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ड्रम टेक्निक के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ड्रम टेक्निक। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इंक्रीजेज विद, the amount of effective rainfall increases with increases in water holding capacity of soil, increase in deep percolation ratio, increase in infiltration rate या increase in permeability rate। ठीक है,
द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इंक्रीजेज विद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। 41 पे चलते हैं। द एवरेज पैन कोफिशिएंट फॉर कोलोराडो सनकन पैन इज, कोलोराडो सनकन पैन के लिए पैन कोफिशिएंट की बात कर रहा है 0.70, 0.78, 0.90, 0.95, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोलोराडो सनकन के लिए जो पैन कोफिशिएंट होता है आपका कितना होता है 0.78, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 0.78। और 0.70 किसके लिए होता है, यूएस स्टैंडर्ड ब्यूरो क्लास ए प्लान, अगर पैन की बात प्लान नहीं पैन की बात करेंगे तो वहाँ पे 0.70 हो जाएगा, ठीक है। क्लास ए के लिए कितना हो जाएगा 0.70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पर फिलहाल कोलोराडो के लिए कितना होता है आपके 0.78, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द डायमीटर ऑफ रेनफॉल कलेक्टर इन अ साइमन रेन गेज, साइमन रेन गेज होता है एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होता है आपका साइमन रेन गेज। तो इसमें जो आपका कलेक्टर होता है जिसमें रेनफॉल कलेक्ट होता है तो इसका डायमीटर ही पूछ रहा है कितना होता है, 8 सेंटीमीटर, 12.7 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12.7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा। Deccan formula for high flood discharge is useful for catchment area in, Deccan formula for high flood discharge is useful for catchment area in साउदर्न इंडिया, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया। तो आपका डिकन फार्मूला है वो कहाँ पे यूज होता है, वो होता है आपका सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला भी आपको दे रखा है डिकन का फार्मूला क्या होता है CA की पावर 3/4, जो राइव का फार्मूला होता है वो होता है आपका CA की पावर 2/3, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा इस पर। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज the canal has actually been kept open to the number of days the canal was designed to open during the base period, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी फैक्टर, इरिगेशन फैक्टर, टाइम फैक्टर या क्रॉप रेशियो। तो क्रॉप रेशियो तो होगा नहीं, है फैक्टर ही है कोई ना कोई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टाइम फैक्टर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम फैक्टर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन इरिगेशन CCA मीन्स, ठीक है। अब CCA क्या होता है, क्रॉस कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इसका करेक्ट हो जाएगा CCA का। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज टोटल रेनफॉल इन पीरियड, रेनफॉल पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट पर यूनिट टाइम, डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग विच इट फेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग विच इट फेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 47 में बढ़ते हैं आगे। इन भंडारा इरिगेशन द लेंथ ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ लिमिटेड टू, ठीक है। ये आपको नया दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले पेपर में जो इरिगेशन वाला पोर्शन था इसके कई नए क्वेश्चन इसमें आए थे, ठीक है। तो ये भी एक नया क्वेश्चन था। इन भंडारा इरिगेशन द लेंथ ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ लिमिटेड टू 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर इसमें लेंथ होती है। The amount of water which flows over the surface of earth after the all losses have taken place, ठीक है। जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो आपका पानी सरफेस पर बहता है, जब पूरे लॉस क्या हो जाते हैं आपको कंसीडर कर दिए जाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद उसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोग्राफ या रन ऑफ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रन ऑफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रन ऑफ। The precipitation is measured in terms of intensity of pressure, depth of water per unit time, flow velocity या volume of water। तो precipitation आपकी क्या होती है, depth of water per unit time, ठीक है, per unit time। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा,
डेप्थ ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम यहाँ पे लिखा भी है, इसको केस में मेजर करते हैं mm पर डे या सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, mm पर डे या सेंटीमीटर पर आवर। फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ one may use unit hydrograph for a calculation of storm hydrograph. One may use unit hydrograph for the same duration or time of concentration only, the same duration only, the base period only या any period। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द सेम ड्यूरेशन ओनली, ठीक है, फॉर द सेम ड्यूरेशन ओनली, ठीक है, सेम ड्यूरेशन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। राइव फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, ठीक है, आगे आपका जो फार्मूला था एक डिकन का फार्मूला आया था, उसी के साथ मैंने बोला था राइव वाला फार्मूला भी लिखा था। तो वो फार्मूला क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी ए की पावर 2/3 इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ए की पावर 2/3। और डिकन के क्या था, सी ए की पावर कितना था वो 3/4, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें कन्फ्यूजन होता है अक्सर, ठीक है, इस पावर को लेकर के कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 3/4 हो जाएगा डिकन वाले में, और राय में कितना हो जाएगा, सी ए की पावर 2/3। चलिए, द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रेनफॉल इन हिली एरियाज, ठीक है, अगर हिली एरिया की बात करें तो मोस्ट प्रेफर्ड मेथड कौन सा होता है कैलकुलेशन के लिए, सॉरी एक मिनट, ठीक है, द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रेनफॉल इन हिली एरियाज अर्थमेटिक एवरेज मेथड, थिसन-फॉल्गेल मेथड, आइसोहाइटल मेथड या नॉर्मल रेशियो मेथड। तो आपका जो हिल एरियाज होता है वहाँ पे जो आपका मोस्ट प्रेफर्ड मेथड होता है रेनफॉल कैलकुलेशन का, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसोहाइटल मेथड, ठीक है, आइसोहाइटल मेथड मोस्ट प्रेफर्ड होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में भी डाल चुका हूँ। आपको बता दूँ कम्युनिटी के अंदर हमारे 2700 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप जब चैनल के अंदर जाओगे, चैनल में आप एंटर करोगे तो वहाँ पे कम्युनिटी में जाना, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज़ चला रखी है मैंने। तो मैं शुरू से लेकर अभी तक 2700 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, डेली उसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोग्राफ इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस रन ऑफ, ग्राउंड वाटर फ्लो, रेनफॉल, कैचमेंट रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्टॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोग्राफ इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैचमेंट रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 54 पे चलते हैं। डॉडर क्रॉप इज़ अ रबी क्रॉप, तो रबी कौन सी होती है आपकी, वीट, मेज़, राइस, बाजरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है, तो रबी क्रॉप है आपकी क्या है, चावल बोल रहा हूँ मैं, गेहूँ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट द टाइम ऑफ सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग से लेकर फर्स्ट वाटरिंग जो होती है आपकी बोने के बाद, और जो लास्ट वाटरिंग होती है कटाई से पहले की, तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ड्यूटी या डेल्टा। तो इसको कहा जाता है आपका बेस पीरियड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बेस पीरियड हो जाता है। क्रॉप पीरियड क्या होता है आपका, बोने से लेकर के काटने तक का समय, तो क्रॉप पीरियड आपका क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है बेस पीरियड से। चलिए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट, अ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, a soil characteristic modified by the crop dependent on the soil water plant fertilizer interaction, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर मतलब जहाँ पे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मोस्टली ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। evapotranspiration is confined to daylight hours only, night times only, फैलो लैंड सरफेस ओनली ड्यूरिंग 18 आवर्स ऑफ द डे, ठीक है। तो 18 आवर्स ऑफ द डे ये कैसा ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी डे लाइट होती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ खरीफ क्रॉप राइस, ठीक है। अब राइस खरीफ क्रॉप में कौन सी आती है, मेन क्रॉप है राइस।
तो राइस की आपकी हार्वेस्टिंग की बात कर रहा है, कटाई कब होगी? अक्टूबर से नवंबर, जून जुलाई, मई जून, फरवरी मार्च, ठीक है। तो जून जुलाई के अराउंड तो ये बोई जाती है, ठीक है। तो इसकी कटाई का समय होता है हार्वेस्टिंग का अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जून जुलाई वाला जो है वो होता है आपका सोइंग का, बोने का। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। The consumptive use of water for a crop, the consumptive use of water for a crop is measured as the volume of water per unit area, is measured as depth of water on irrigated area, may be supplied partially by precipitation and partially by irrigation, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। तो इज मेजर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया एंड मे बी सप्लाई पार्सली बाय प्रेसिपिटेशन एंड पार्सली बाय इरिगेशन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका? इज मेजर्ड एज डेप्थ ऑफ वाटर ऑन इरिगेटेड लैंड, ये आपका डेल्टा होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। द आउटलेट ड्यूटी इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ, ठीक है। तो आउटलेट ड्यूटी की बात कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। द आउटलेट ड्यूटी इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच कैनाल, वाटर कोर्स या मेन कैनाल। तो जो आफ्टर ड्यूटी होती है वो होती है आपकी वाटर कोर्स पे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वाटर कोर्स। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्यूटी ऑफ वाटर, मेथड ऑफ कल्टिवेशन, सिस्टम ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब ड्यूटी की ये बात कर रहा है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? मेथड ऑफ कल्टिवेशन, सिस्टम ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ क्रॉप। तो ये तीनों चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेथड ऑफ कल्टिवेशन, सिस्टम ऑफ इरिगेशन एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ऑल थ्री पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। The crops which are ordinarily grown without irrigation water, ठीक है। The crops which are ordinarily grown without irrigation water, जो क्रॉप क्या हो जाती है आपकी इरिगेशन वाटर के बिना ही हो जाती है, उनको क्या कहा जाता है? वेट क्रॉप्स, इरिगेटेड क्रॉप्स, ड्राई क्रॉप्स या सीजनल क्रॉप। तो नाम से ही पता चल रहा है बिना इरिगेशन के अगर ये होगी तो इनको क्या बोलेंगे? आपका ड्राई क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ड्राई क्रॉप्स इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, डेल्टा ऑफ क्रॉप मीन्स एरिया अंडर क्रॉप पीरियड, डेल्टा ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप या क्रॉप प्रोडक्शन। तो आपका जो डेल्टा होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप, ठीक है। तो आपकी फुल नरिशमेंट के लिए फसल को जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उसकी जो डेप्थ होती है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका रिलेशन क्या होता है? डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 बी अपॉन डी, बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी, इसका एक रिलेशन होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 64 पे चलते हैं। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल विच कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय हीटिंग इज कॉल्ड, ठीक है, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं हीटिंग को छोड़ करके। ग्रेविटी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर या फ्री वाटर। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट बी रिमूव, इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 65, द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर विल बी लेस इफ़, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर विल बी लेस इफ़ एरिया ऑफ इरिगेशन इज़ मोर, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज़ लेस, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज़ मोर या नन, ठीक है। तो ड्यूटी आपकी कम कब होगी? जब पानी आपको ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका इसका रिलेशन पता है आपको, इन्वर्स रिलेशन होता है 8.64 बी अपॉन डी, डेल्टा इक्वल जो होता है यहाँ पे लिखा भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ड्यूटी आपकी कम होगी जब वाटर सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। फर्स्ट वाटरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड पेलियो इरिगेशन, कॉर
कोर वाटरिंग, फ्लडिंग या नन ऑफ दीज। तो जो बोने के बाद जो फर्स्ट वाटरिंग होती है वो उसे बोला जाता है कोर वाटरिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोर वाटरिंग। ठीक है, और जो बोने से पहले एक वाटरिंग होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है पेलियो इरिगेशन। पर जो बोने के बाद जो फ्यू सेंटीमीटर आपकी क्रॉप ग्रो हो जाती है तो उसको बोला जाता है कोर वाटरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 67 पे क्रॉप रोटेशन मीन्स, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? गिविंग रेस्ट टू कल्टिवेटेड लैंड, एडिंग मैन्योर टू लैंड, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेसिव सीजन, टेकिंग ओनली क्रॉप ड्यूरिंग अ ईयर, टेकिंग ओनली वन क्रॉप ड्यूरिंग अ ईयर। तो क्रॉप रोटेशन किसे बोलेंगे? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेसिव सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब रोटेशन मतलब अदल बदल करना। ठीक है, इस साल इसमें दालें बो दी, अगले साल आपकी कुछ और फसल बो दी, तो इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल को वहाँ पे बोना, तो उसको बोला जाता है रोटेशन, मतलब अदल बदल करके करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 68 पे चलते हैं। द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड। ठीक है, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ गिवन सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इक्विवेलेंट मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी या पेलिकुलर वाटर। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप के अंदर आता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी, सॉइल वाटर डिफिशियंसी हो जाएगा, सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 69 पे आगे हैं। इफ़ द डेप्थ ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप इज 1.20 मीटर फॉर बेस पीरियड इज 120 डेज, द ड्यूटी ऑफ कैनाल इज। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? डेल्टा दे रखा है 1.20, ये आपका डेल्टा है, डेप्थ ऑफ वाटर ये डेल्टा हो गया 1.20, बेस पीरियड आपका बी हो गया 120 डेज, और आपको क्या निकालना है? डी निकालना है, ड्यूटी। तो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला आपका डेल्टा इक्वल टू होता है 8.64 बी अपॉन डी। यहाँ पे क्या होता है? ये मीटर में आता है इसका आंसर। ठीक है, डेल्टा का मीटर में आएगा। अब यहाँ पे ड्यूटी हमें निकालनी है, तो इस फॉर्मूले हम पुट करके हम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था 69 वाला। तो 69 से आगे 70 से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो आपका थर्ड पार्ट आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कहीं पे गलती होगी तो उसको ज़रूर बता देना आप कमेंट करके। और पिछले वाले पार्ट जो मैंने पार्ट फर्स्ट के करीब 5 पार्ट मैंने डाल रखे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आप जाना, आप सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।